नमस्कार दोस्तों, मैं दिवाशु गुलेरिया ज्ञानामेटिक्स पर आपका बहुत-बहुत स्वागत करता हूँ। सबसे पहले तो अगर आपने ज्ञानामेटिक्स को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आई वुड सजेस्ट कि आप पहले सब्सक्राइब बटन प्रेस कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि जो भी नेक्स्ट वीडियोज़ मैं एनडीए सेक्शन में अपलोड करूँ, उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो लास्ट वीडियो में हमने कवर किया है जो आपका 21 अप्रैल 2019 यानी 2019 को जो आपका एनडीए का रिटन एग्ज़ाम हुआ है, उसमें 2 पेपर थे। एक था पेपर 1 मैथ्स का और दूसरा था पेपर 2 जीके का या फिर जनरल एबिलिटी टेस्ट का। इसमें भी 2 पार्ट रहते हैं। पार्ट ए आपका इंग्लिश है, वो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। अभी फ़िलहाल हम जीके के क्वेश्चन जो हैं वो डिस्कस कर रहे हैं। हम ऑलरेडी पार्ट 1 में क्वेश्चन नंबर 50 से लेकर 51 से लेकर 100 क्वेश्चन जो हैं वो ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। ये पार्ट 2 है वीडियो का। इसमें हम नेक्स्ट 50 क्वेश्चन जो आपके 101 से लेकर 150 क्वेश्चन हैं वो सभी के सभी इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। मोरोवर पिछली वीडियो में बहुत ज़्यादा मिस्टेक्स थी तो उनको भी रेक्टिफाई किया जाएगा इस वीडियो में, ठीक है? जो भी गलत आंसर्स मैंने पिछली वीडियो में बता दिए थे और कमेंट्स आए थे उनको दोबारा चेक किया गया, तो कुछ क्वेश्चन जो हैं उनकी करेक्शन करवानी है वो इसी वीडियो में की जाएगी, तो उन क्वेश्चंस को भी चेक कर लीजिएगा। तो सबसे पहले तो मैं लास्ट वीडियो जो हमारा पार्ट 1 है एनडीए 1 2019 के सॉल्व पेपर का, उसमें जो करेक्शन है वो करवाना चाहूँगा। सबसे पहले आ जाइए आप, अगर आपने वीडियो देखी है तो क्वेश्चन नंबर 91 में आपसे पूछा गया था कि कॉपर यूटेंसिल्स में या कॉपर मटेरियल्स में ग्रीन कलर की लेयर जो है वो कुछ टाइम बाद डिपॉजिट हो जाती है। वो किस कारण होती है? वो कौन सा मटेरियल फॉर्म होता है या कौन सा कंपाउंड बनता है कॉपर का? तो इसका जो सही आंसर है वो है कॉपर कार्बोनेट, ठीक है? कॉपर कार्बोनेट और कॉपर हाइड्रोक्साइड वो दोनों मिलके ये ग्रीन कलर जो है वो उस यूटेंसिल या फिर उस मटेरियल को देते हैं। तो इसका आंसर जो है वो है कॉपर कार्बोनेट और ना कि कॉपर ऑक्साइड, ठीक है? ये बेसिकली रस्टिंग की तरह ही होता है, लेकिन आयरन में ऑक्सीडेशन होती है, लेकिन इसमें आपके कार्बोनेट कंपाउंड बनता है। तो इसका सही आंसर जो है 91 क्वेश्चन का वो है कॉपर कार्बोनेट। दूसरा एक गलत था 99th और 100th क्वेश्चन, ठीक है? 99 पे आ जाते हैं सबसे पहले। 99 में आपसे पूछा था कि टूथ एनेमल जो है वो कौन से मटेरियल का होता है या कौन से कैल्शियम कंपाउंड से बना होता है। तो मैंने इसका आंसर गलत बताया था आपको, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी फॉर इट। मैंने आपको बता दिया था कि कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है, लेकिन इसे दोबारा चेक किया गया और इसे रेक्टिफाई किया गया है। इसका जो सही आंसर है वो है डी, दैट इज कैल्शियम फॉस्फेट। और एक लास्ट क्वेश्चन मैं आपको डिस्कस करना चाहूँगा। एक करेक्शन है क्वेश्चन नंबर 100 में। हमारे एक व्यूअर हैं अभिषेक, उन्होंने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया और बहुत ही लॉजिकल आंसर इसका दिया है। तो 100 क्वेश्चन की बात करें तो इसमें फॉर्मूला जो लगना है वो देखिए, आपको पता होगा कि जो फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन होती है वो होती है जी एम एम अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है? अब इस फोर्स को आप एम जी के तौर पर भी लिख सकते हो, ठीक है? मास इंटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, यहाँ पे एक्सेलरेशन जो होगी वो जी होगी। अब ये छोटा एम और ये एम कैंसल आउट हो जाएंगे तो आपके पास जी का फार्मूला बनता है जी एम अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है? अब इसमें अगर आप डायरेक्टली मल्टीप्लाई करो आर और डिवाइड करो आर से, तो ये फार्मूला आपका जो हो जाएगा ये क्यूब हो जाएगा और यहाँ आर जो है वो ऊपर आ जाएगा। और मास पर यूनिट आर क्यूब ये आपका प्रोपोर्शनल रहेगा। देखिए सफेयर की बात करें तो वॉल्यूम होता है 4/3 पाई आर क्यूब, ठीक है? अब 4/3 पाई जो है ये तो कांस्टेंट है, तो वॉल्यूम ये मास पर यूनिट वॉल्यूम जो होगा ये आपका डेंसिटी के इक्वलेंट आ जाएगा। तो इसको आप कह सकते हो कि जी जो है इट विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेंसिटी एंड आर। और डेंसिटी की बात करें तो डेंसिटी आपकी सेम दी है दोनों मटेरियल की, तो ये भी कांस्टेंट हो गया, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। तो जी की वैल्यू जो है इस केस में जी की वैल्यू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी आर के। तो जिस प्लेनेट का आर ज़्यादा है उसकी ग्रेविटेशनल फोर्स भी ज़्यादा होगी। तो इसका सही आंसर है ए, ना कि कांट से एनीथिंग। तो इसका सही आंसर है ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 101। 101 में आपसे पूछा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू इन रेफरेंस टू एयर मास। तो एयर मास जो रहता है इसमें से कौन सी स्टेटमेंट जो है वो गलत है।
आपकी फर्स्ट स्टेटमेंट देखते हैं, एयर मास फॉर्म्स आइदर इन ट्रॉपिकल और इन पोलर रीजन। ये सही स्टेटमेंट है, एयर मास इन दोनों जगह हो सकता है। दूसरा है, एयर मास जो है वो कॉन्टिनेंट्स एज वेल एज ओशियन के ऊपर बन सकता है। ये भी सही स्टेटमेंट है। और एक लास्ट स्टेटमेंट आप देख लीजिए, एयर मास जो होता है वो वेदर कंडीशन को चेंज कर सकता है। ये भी सही स्टेटमेंट है एयर मास की। लेकिन जो सी ऑप्शन में दिया है, दैट इज एयर मास डेवलप्स इन साइक्लोनिक कंडीशन, ये एक गलत स्टेटमेंट है। एयर मास कहीं पे भी हो सकता है, ज़रूरी नहीं कि साइक्लोनिक कंडीशन उसकी प्री रिक्विसाइट है। तो इसका सही आंसर रहेगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 102, नेशनल वाटर एकेडमी, अ सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इन ट्रेनिंग एंड कैपेसिटी बिल्डिंग इन वाटर रिसोर्सेज इज लोकेटेड एट। तो आपसे पूछा है कि नेशनल वाटर एकेडमी जो है वो आउट ऑफ दीज फोर कहाँ है। तो पहली चीज़ तो ये महाराष्ट्र में है, और महाराष्ट्र में स्पेसिफिकली कहें तो ये पुणे में लोकेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 103, कैंपोस एंड लैनोज ट्रॉपिकल सवाना ग्रासलैंड आर जनरली फाउंड इन। तो ये जो कैंपोज एंड लैनोज हैं, ये आपके साउथ अमेरिका के ग्रासलैंड्स हैं, ठीक है, ऑलवेज कीप दिस इन माइंड। नेक्स्ट हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 104। क्वेश्चन नंबर 104 का आंसर मेरे को एग्जैक्टली नहीं पता है। विटीकल्चर की बात करें तो विटीकल्चर होता है वाइन मेकिंग कल्चर, ठीक है, वाइन मेकिंग इंडस्ट्री। और ऑस्ट्रेलियन वाइन जो है वो बहुत मतलब चर्चित है, बहुत ज़्यादा फेमस है। इन चारों में एग्जैक्टली नहीं पता, इन चारों में बहुत जगह ऑस्ट्रेलियन वाइन जो है या विटीकल्चर जो है वो है, लेकिन किस सिटी का ये कॉमन फीचर है, वो इसका आंसर अगर आपको पता है तो प्लीज़ कमेंट करके बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 105, शमाल वार्म एंड ड्राई विंड इज अ लोकल विंड फाउंड इन। तो ये जो शमाल होती है ये एक ड्राई विंड रहती है, और ये मेसोपोटामिया जो है ये इराक ईरान के आसपास जगह है, और यहाँ पे ये जो वार्म एयर है देखने को मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 106, इन्वर्जन ऑफ रेनफॉल इज एसोसिएटेड विद। तो ओरोग्राफिक रेनफॉल जो है ये रिलेटेड है आपकी इन्वर्जन ऑफ रेनफॉल से, या फिर कह सकते हैं इन्वर्जन ऑफ रेनफॉल जो है वो ओरोग्राफिक रेनफॉल से रिलेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 107, हु वॉज द ऑथर ऑफ द बुक हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया। तो हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया जो है वो लिखी है आपके जेम्स मिल द्वारा, ठीक है, इसका सही आंसर है जेम्स मिल। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 108, ठीक है, 108 में आपके पास पूछा है, सॉरी, आजमगढ़ प्रोक्लेमेशन ऑफ अगस्त 25 1857 स्ट्रेस्ड ऑन विच वन ऑफ द फॉलोइंग इशू। तो आजमगढ़ जो प्रोक्लेमेशन थी, जो अगस्त 25 1857 में प्रोक्लेमेशन आई थी आजमगढ़ की, वो बेसिकली डिफाइन कर रही थी हिंदू मुस्लिम डिवाइड को, ठीक है, तो इसका सही आंसर है ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 109। 109 में आपसे पूछा है कि विच वाइस रॉय हैड मेड द ऑब्जर्वेशन इट्स अ ब्यूटीफुल वर्ल्ड इफ इट वॉजंट फॉर गांधी जी। ठीक है, ये स्टेटमेंट जो है वो किसने दी है, किस वॉइस रॉय ने दी है, ये आपसे पूछा है। तो इसका सही आंसर है लॉर्ड विलिंगडन। जो लॉर्ड विलिंगडन हैं उन्होंने ये स्टेटमेंट दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 110, विच इंडियन बिजनेसमैन फेवर्ड हेल्दी कैपिटलिज्म इन हेल्पिंग गांधी जी टू वर्क टुवर्ड अ कॉमन ऑब्जेक्ट। तो देखिए इसका आंसर भी मुझे एग्जैक्टली नहीं पता लगा। इसका आंसर जो है ए और बी में से हो सकता है। अगर आपको इसका आंसर पता है तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइए, ताकि बाकी व्यूअर्स को इसका फ़ायदा हो सके, या फिर हम कमेंट सेक्शन में डिस्कस कर सकें। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 111, द आर्ट पीस इन मेमोरियन वॉज क्रिएशन ऑफ विच वन ऑफ द फॉलोइंग यूरोपियन पेंटर्स। तो जो इन मेमोरियन है ये बेसिकली जोसेफ नील पैटन जो एक पेंटर हैं, यूरोपियन पेंटर, उन्होंने ये पेंटिंग जो है वो क्रिएट की थी, ठीक है, जोसेफ नोएल पैटॉन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 112, आप इंसुलेटर को चार्ज कर सकते हो आउट ऑफ दीज फोर किस की मदद से। ठीक
ठीक है, ये क्वेश्चन था आपसे 112 में पूछा। तो देखिए स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी जो होती है, आपने 7th क्लास में पढ़ा होगा। आप अगर प्लास्टिक का स्केल रब करते हो वूल या फिर किसी क्लोथ पे, तो क्या होता है उस पे स्टैटिकली चार्ज जो है उस इंसुलेटर में ही आ जाता है और आप बिट्स ऑफ पेपर को उससे अट्रैक्ट कर सकते हो। तो स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी से ये पॉसिबल है कि आप इंसुलेटर को चार्ज कर सको। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 113। एट 20 डिग्री सेल्सियस स्पीड ऑफ साउंड इन वाटर इज अप्रॉक्सीमेटली। तो देखिए 330 की बात करें तो 332 के अराउंड एयर में रहती है आपकी स्पीड ऑफ साउंड। लेकिन वाटर की बात करें तो वाटर में आपकी वेलोसिटी जो होती है वो होती है अराउंड 1500 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो इसका सही आंसर है सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 114। विच वन ऑफ द फॉलोइंग कुड बी द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आयरन। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन था। आपने अगर मेल्टिंग ऑफ आयरन या आयरन के बारे में पढ़ा है तो 1500 डिग्री सेल्सियस जो होता है वो मेल्टिंग पॉइंट रहता है आयरन का। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 115। लेट अस कंसीडर कॉपर वायर हैविंग रेडियस आर एंड लेंथ एल। लेट इट्स रेजिस्टेंस बी आर। तो देखिए दो आपके पास दिए हैं। फर्स्ट की वायर की बात करें तो आर एल और कैपिटल आर जो है वो रेडियस लेंथ और रेजिस्टेंस है। दूसरी आपके पास वायर है, उसका रेडियस जो है वो 2r है, जो आपका लेंथ है वो l/2 है, और आपसे पूछा है कि रेजिस्टेंस R2 की क्या होगी कंपैरेटिव टू R। तो ये आपको निकालने के लिए एक बेसिक फॉर्मूला लगेगा जो कि होता है R इक्वल्स टू रो L/A। ठीक है, R की वैल्यू आपको पता है रो L/A होती है। ए की बात करें तो एरिया आप आर स्क्वायर के प्रोपोर्शनल कर सकते हो। तो आर जो है इट विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल एंड इनवर्सली टू स्क्वायर ऑफ रेडियस। ठीक है, अब यहीं से आप आर अपॉन R1 कर R2 करोगे अगर, तो ये बनेगा L/L2 इंटू आर अपॉन R2 स्क्वायर। ठीक है, R2 अपॉन R1 स्क्वायर, ये स्क्वायर में होंगी टर्म्स। इसको दोबारा कर देता हूँ। R अपॉन R2 करोगे तो ये होगा L/L2 इंटू R2 स्क्वायर अपॉन R1 स्क्वायर। अब डायरेक्टली इसमें वैल्यूज पुट करोगे। L2 की वैल्यू पुट करते हैं। L2 की वैल्यू है L/2। ठीक है, L2 की वैल्यू है L/2। R2 की वैल्यू गिवन है 2r, तो 2 2 ज़ा 4, 4r इसकी वैल्यू आ जाएगी आर स्क्वायर। आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल, एल से एल कैंसिल, 4 2 ज़ा 8, R2 की वैल्यू आ जाएगी R/8। ठीक है, आई होप आपको ये कैलकुलेशन जो है वो समझ आ गई है। इसका सही आंसर है डी R/8। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 116। बेसिक साइंटिफिक प्रिंसिपल बिहाइंड न्यूक्लियर रिएक्टर इज। तो देखिए फ्यूजन और फिजन जो हैं ये दो न्यूक्लियर रिएक्शन होते हैं। फ्यूजन रिएक्शन जो होता है इसमें आपके पास दो एटम्स जो हैं वो कंबाइन होते हैं और न्यूक्लियर एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं। लेकिन फिजन रिएक्शन में क्या होता है कि एक एटम, एक बड़ा एटम छोटे छोटे एटम्स में डिवाइड होता है और न्यूक्लियर एनर्जी प्रोड्यूस करता है। न्यूक्लियर रिएक्टर में हमारे पास कंट्रोल्ड रिएक्शन होता है। ठीक है, तो इसका आंसर या तो बी होगा या डी होगा। अब फिजन होता है या फ्यूजन होता है, तो फिजन जो है वो बेसिकली न्यूक्लियर रिएक्टर में रिएक्शन होता है। तो इसका सही आंसर है कंट्रोल न्यूक्लियर फिजन। और सन की बात करें तो सन में होता है अनकंट्रोल्ड न्यूक्लियर फ्यूजन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 117। एन इलेक्शन कमिश्नर कैन बी रिमूव्ड फ्रॉम ऑफिस ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ। तो देखिए इलेक्शन चीफ इलेक्शन कमिश्नर की बात करें तो इट कैन ओनली बी रिमूव्ड बाय द पार्लियामेंट। ठीक है, लेकिन जो इलेक्शन कमिश्नर होते हैं ये बेसिकली उसके अंडर होते हैं चीफ इलेक्शन कमिश्नर के, और चीफ इलेक्शन कमिश्नर रिकमेंडेशन दे सकता है अपनी टू रिमूव एनी इलेक्शन कमिश्नर। ठीक है, तो इसका सही आंसर है बी। और प्रेसिडेंट जो है वो रिमूव कर सकता है किसी भी इलेक्शन कमिश्नर को ऑन रिकमेंडेशन ऑफ CEC। अब आपको कमेंट करके बताना है कि हमारे प्रेजेंट चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 118। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द राज्यसभा इज नॉट करेक्ट। आपका फर्स्ट स्टेटमेंट जो है वो है इट्स मेंबर्स आर इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ अ स्टेट, जो कि एक करेक्ट स्टेटमेंट है। आपके जो MLAs रहते हैं वो
चूज करते हैं राज्यसभा के मेंबर्स को। सेकंड स्टेटमेंट है इट फॉलोज द सिस्टम ऑफ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय मींस ऑफ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। ये भी सही स्टेटमेंट है कि पॉपुलेशन वाइज जो है वैल्यू दी जाती है एक सिंगल वोट को, जिसे कहते हैं सिंगल ट्रांसफरेबल वोट, और यही यूज किया जाता है राज्यसभा मेंबर्स की इलेक्शन में। ठीक है, तो ये भी सही स्टेटमेंट है, इसका सही आंसर नहीं है। थर्ड स्टेटमेंट है 1/3 ऑफ इट्स मेंबर रिटायर आफ्टर एवरी 2 years। ये भी सही स्टेटमेंट है, आफ्टर एवरी 2 years 1/3 मेंबर जो हैं वो रिटायर हो जाते हैं। और लास्ट स्टेटमेंट है वो देख लेते हैं, वो है इट इज़ अ परमानेंट बॉडी। हाफ स्टेटमेंट तो सही है, बट कैन बी डिसॉल्व्ड अर्लियर बाय प्रेसिडेंट। ये गलत स्टेटमेंट है, ये पार्शली ट्रू है, पार्शली रॉन्ग है। तो इसका सही आंसर है डी, क्योंकि ये एक परमानेंट बॉडी है और इट कैन नेवर बी डिसॉल्व। ठीक है, परमानेंट रहती है राज्यसभा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 119। फंडामेंटल राइट गारंटेड अंडर विच वन ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज अवेलेबल ओनली टू द सिटीजन ऑफ इंडिया। तो इनमें से कौन सा आर्टिकल ऐसा है जो सिर्फ सिटीजन ऑफ इंडिया के लिए ही है और फॉरेनर्स के लिए नहीं है? तो देखिए 20, 21 और 22 जो हैं ये आर्टिकल्स सभी के लिए हैं इक्वल। लेकिन आर्टिकल 19 जो है, आर्टिकल 19 है राइट टू फ्रीडम। ठीक है, राइट टू फ्रीडम जो है, राइट टू स्पीच या फिर राइट टू असेंबली, ये सभी के सभी राइट सिर्फ सिटीजन ऑफ इंडिया के लिए ही हैं। तो इसका सही आंसर है आर्टिकल 19। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 120। द ट्रीटी ऑफ यनदाबो वॉज साइंड इन। ठीक है, तो इसका आंसर जो है वो मैं आपको पहले बता देता हूँ, 1826। लेकिन ये ट्रीटी जो है वो बेसिकली साइन किन दो पार्टीज के बीच में हुई थी? तो वो थी इंग्लिश एंड बर्मा। ठीक है, एंग्लो इंग्लिश वॉर हुई थी 1826 से पहले, और फिर जाके ये ट्रीटी ऑफ यान दाबो साइन हुई थी इन बिटवीन इंग्लिश एंड बर्मीज। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 121। क्वेश्चन नंबर 121 में आपसे पूछा है कि ये जो फॉर्म है मैरिज का, ठीक है, जो आपकी मनुस्मृति है उसमें एक चीज कही गई है वॉलेंट्री यूनियन ऑफ मेडन एंड हर लवर। तो ये कौन सी फॉर्म है, ये आपसे पूछा है। तो ये बेसिकली 6th फॉर्म है, ये आप चेक कर सकते हो, इसमें ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 122। इस वीडियो को पॉज करके आप ये स्टेटमेंट जो है पूरी पढ़ सकते हो। मैं आपको डायरेक्टली बता देता हूँ, इसमें जो इसका आंसर है वो है वीरभूमि। ठीक है, वीरभूमि इसका सही आंसर है। अब आपको कमेंट करके बताना है कि ये कौन से हमारे फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर है, उनके जो जहाँ पे उनकी समाधि है उसको कहा जाता है वीरभूमि, आपको बताना पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 123। इम्बेक्स इज अ जॉइंट एक्सरसाइज कंडक्टेड रेगुलरली बिटवीन आर्मीज ऑफ इंडिया एंड। जो इम्बेक्स एक्सरसाइज है ये आपकी इंडिया और म्यांमार के बीच में रहती है। तो इसका सही आंसर है डी, म्यांमार। नेक्स्ट क्वेश्चन है 124। हु अमंग द फॉलोइंग was awarded the हिंदू प्राइज इन फिक्शन कैटेगरी ऑफ द ईयर फॉर द ईयर 2018। तो जो हिंदू प्राइज फिक्शन कैटेगरी में दिया गया वो दिया गया है आपके एन कल्याण रमन को, सॉरी ये दिया गया है नीलम सरन गौर को। ठीक है, एन कल्याण नहीं है, सॉरी, इसका सही आंसर है ए, नीलम सरन गौर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 125। 125 कहता है Who among the following was appointed as head of the 7-member committee to look into revenue shortfall being faced by the states of after the GST rollout in India and suggest steps for augmenting collections? तो GST से जो रिलेटेड शख्स हैं, जो पर्सनैलिटी है, वो है सुशील मोदी। तो इसका सही आंसर जो है वो है सुशील मोदी, वो हेड अपॉइंट किए गए थे 7-member कमेटी के। नेक्स्ट आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 126 में। 15th प्रवासी भारतीय दिवस जो आपका 15th एडिशन थी 2019 में, ये कहाँ पे हुई? तो ये आपकी हुई है आउट ऑफ दीज 4 वाराणसी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 127। विच वन ऑफ द फॉलोइंग सिटीज वाज नेम्ड बाय यूनेस्को एज वर्ल्ड कैपिटल ऑफ आर्किटेक्चर फॉर 2020? तो यूनेस्को ने रियो दे जेनेरियो को 2020 के लिए वर्ल्ड कैपिटल ऑफ आर्किटेक्चर जो है वो नेम किया है। तो इसका सही आंसर है सी,
नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 128। हु अमंग द फॉलोइंग वाज नेम्ड एज आईसीसी एमर्जिंग प्लेयर ऑफ द ईयर 2018? तो आउट ऑफ दीज फोर ऋषभ पंत जो हैं उन्हें एज एमर्जिंग प्लेयर ऑफ ईयर 2018 जो है आईसीसी ने सम्मानित किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 129। इंडियाज फर्स्ट प्राइवेट सेक्टर होवित्जर गन मेकिंग यूनिट इज लोकेटेड एट। तो 129 की बात करें तो इसका जो सही आंसर है वो है ए जमशेदपुर। जो ये होवित्जर है ये आपका जमशेदपुर में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 130। तो इसमें स्टेटमेंट जो है वो आपको बताना है कि कौन सी स्टेटमेंट करेक्टली मैच है। ठीक है, तो आपका फर्स्ट जो स्टेटमेंट है वो है रॉस आइलैंड शहीद द्वीप। ये गलत है। ये बेसिकली रॉस आइलैंड जो है वो नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वीप है। तो इसी के साथ सेकंड स्टेटमेंट भी गलत हो जाएगी क्योंकि इसका इससे कनेक्शन है। और नील आइलैंड की बात करें तो आपको बता देता हूँ आपके इन्फॉर्मेशन के लिए कि नील आइलैंड को हम कहते हैं शहीद द्वीप। लास्ट है हेवलॉक आइलैंड और इसे कहा जाता है हिंदी में स्वराज द्वीप। ये सही स्टेटमेंट है। तो इसका सही आंसर है 3 ओनली। ठीक है, आप चेक कर सकते हो। लास्ट इसका सही आंसर है डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 131। हु अमंग द फॉलोइंग वाज पोस्टमसली कन्फर्ड विद द अशोक चक्र, इंडियाज हाईएस्ट पीस टाइम गैलेंट्री अवार्ड इन 2019? तो आउट ऑफ दीज फोर इन चारों की बात करें तो नाजिर अहमद वानी जो हैं इन्हें 2019 में अशोक चक्र से पोस्टमसली सम्मानित की गई है। पोस्टमसली का मतलब रहता है कि ये अब इस दुनिया में नहीं है। आफ्टर देयर डेथ इन्हें सम्मानित किया गया। नेक्स्ट हम बात करते हैं 132 की। एज पर कोड ऑफ नोमेनक्लेचर विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट वे ऑफ राइटिंग अ बायोलॉजिकल नेम? तो देखिए आउट ऑफ दीज फोर फर्स्ट लेटर जो रहता है किसी भी बायोलॉजिकल नेम का वो कैपिटल में रहता है, बाकी सभी के सभी लेटर्स स्मॉल रहते हैं। तो इसका सही आंसर है बी। और इसका डी जो है इसे करेक्ट कर लीजिएगा। डी इसका सही आंसर नहीं है, यहाँ पे गलत दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं क्वेश्चन नंबर 133। ईसीजी के बारे में कौन सी स्टेटमेंट इसमें सभी में सही है ये आपको बताना था। तो इसकी सही स्टेटमेंट है डी। ईसीजी आपका रिलेटेड रहता है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी ऑफ हार्ट। ठीक है, हार्ट की हम कराते हैं ईसीजी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं क्वेश्चन नंबर 134। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग पेंसिलिन इज करेक्ट? तो पेंसिलिन की बात करें तो पेंसिलिन मैं आपके पास चार स्टेटमेंट दी हैं। इसकी सेकंड स्टेटमेंट पढ़िए। पेंसिलिन resistant bacteria can degrade the antibiotic can degrade this antibiotic by an enzyme called beta lactamase। ठीक है, लैक्टेमेज। तो ये इसकी सही स्टेटमेंट है। पेंसिलिन में क्या होता है कि जो बैक्टीरिया रहता है पेंसिलिन रेजिस्टेंस बैक्टीरिया वो डिग्रेड कर सकता है बीटा लैक्टेमेज को। ठीक है, इस एंजाइम को। तो ये इसका सही स्टेटमेंट है। नेक्स्ट हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 135 में। Which one of the following organelles of mammalian cell is rich in hydrolytic enzymes? तो आउट ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम्स, लाइसोसोम या न्यूक्लियस? लाइसोसोम में क्या रहता है कि जो हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स हैं उनकी मात्रा या फिर उनकी कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा होती है। तो इसका सही आंसर है लाइसोसोम। नेक्स्ट हम आते हैं 136 में। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग कॉलरा इज करेक्ट? तो आउट ऑफ दीज फोर जो आपकी सी स्टेटमेंट है डेट इज कॉलरा इज अ डिजीज ड्यू टू कंजम्पशन ऑफ कंटामिनेटेड फूड और वाटर। ये इसकी सही स्टेटमेंट है। कॉलरा और टाइफॉइड जो हैं वो आपके वाटर या फिर कंटामिनेटेड फूड से होता है। तो इसका सही आंसर है सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 137। तो ये आपके पास एक रिएक्शन दिया है। पहली चीज़ ये एक रेडॉक्स रिएक्शन है। ठीक है, तो स्टेटमेंट डी जो है वो तो यहीं से गलत हो गई क्योंकि आपको बताना है कि कौन सी स्टेटमेंट सही नहीं है। तो ये तो एक सही स्टेटमेंट है तो ये इसका आंसर नहीं होगा। दूसरी चीज़ आयरन जो है वो रिड्यूसिंग एजेंट है। ऑब्वियसली आयरन जो है वो रिड्यूस कर रहा है और कॉपर को डिस्प्लेस कर रहा है। ठीक है, तो ये इसका सही स्टेटमेंट है। सेकंड है तो इसका आंसर ए भी नहीं होगा। बी स्टेटमेंट की बात करें तो सॉल्यूशन टर्न्स ग्रीन इन कलर आफ्टर द रिएक्शन। ये भी सही स्टेटमेंट है। आफ्टर रिएक्शन क्या होगा, फेरस सल्फेट जो होता है, ये फेरस जो FeSO4 है ये बेसिकली ग्रीन कलर का रहता है, इसलिए सॉल्यूशन जो है एक्वस सॉल्यूशन ग्रीन हो जाएगा।
तो ये भी इसका आंसर नहीं है। और सी स्टेटमेंट जो है वो कहती है कॉपर इज मोर रिएक्टिव देन आयरन, ये एक गलत स्टेटमेंट है। आयरन जो है वो कॉपर से ज़्यादा रिएक्टिव रहता है, तभी ये रिएक्शन जो है वो पॉसिबल है। जो आपके पास रिएक्शन गिवन है इसमें Fe जो है वो डिस्प्लेस कर रहा है कॉपर को, तो ये तभी पॉसिबल होगा अगर आपका Fe जो है वो ज़्यादा रिएक्टिव है देन कॉपर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 138, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन ऑर्गेनिक एसिड? HCl, नाइट्रिक एसिड, एसिटिक एसिड या सल्फ्यूरिक एसिड? तो आउट ऑफ दीज फोर, HCl, नाइट्रिक एसिड एंड सल्फ्यूरिक एसिड ये इनऑर्गेनिक एसिड्स हैं, और एसिटिक एसिड जो होता है जो विनेगर में रहता है वो आपका ऑर्गेनिक एसिड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 139, डाई नाइट्रोजन एंड डाई ऑक्सीजन आर मेन कॉन्स्टेंट ऑफ एयर। ठीक है, आपके नाइट्रोजन और ऑक्सीजन जो हैं वो मेन कंपोनेंट हैं एयर के, लेकिन ये खुद में रिएक्ट नहीं करते और नाइट्रोजन के डाइऑक्साइड नहीं बनते या ऑक्साइड नहीं बनते। तो इसका क्या मेन रीजन है? आपके ऑप्शंस थे, ए द रिएक्शन रिक्वायर इनिशिएशन बाय अ कैटलिस्ट, बी इज ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन आर अनस्टेबल, सी इज द रिएक्शन इज एंडोथर्मिक एंड रिक्वायर्स वेरी हाई टेम्परेचर, एंड लास्ट वन इज द स्टोइक्योमेट्री ऑफ नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन डाई मॉलिक्यूल्स हैं बेसिकली इन एयर इज नॉट आइडियल फॉर द रिएक्शन टू टेक प्लेस। तो देखिए, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन जो हैं जब एयर में रहती है तो उनके पास इतना टेम्परेचर नहीं होता कि वो रिएक्ट करें। ये अगर रिएक्ट कर रहे हैं नाइट्रोजन और ऑक्सीजन तो वो तभी करेंगे जब उनके पास बहुत ज़्यादा टेम्परेचर हो, क्योंकि ये एक एंडोथर्मिक रिएक्शन रहेगा। ठीक है, तो ये कंडीशन जो है वो एयर में पॉसिबल नहीं रहती, इसीलिए उनके नाइट्रोजन के ऑक्साइड जो हैं वो फॉर्म नहीं होते। तो इसका सही आंसर है सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 140, जो फिनोमिना है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट ये किसने एक्सप्लेन किया? तो एल्बर्ट आइंस्टाइन जो हैं उन्होंने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को समझा था और इसके लिए उन्हें नोबेल प्राइज़ भी मिला है। ठीक है, ऑलवेज रिमेंबर कि उन्हें जो उनकी थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी है उसके लिए नोबेल प्राइज़ नहीं मिला है, उन्हें फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के कारण नोबेल प्राइज़ जो है मिला था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 141, आपको बताना है इक्विवेलेंट वेट ऑफ ऑक्सैलिक एसिड इस फॉर्मूला में कितना होता है। आपको बेसिकली फॉर्मूला दिया है ऑक्सैलिक एसिड का ताकि आप आसानी से इस क्वेश्चन को कर पाओ। तो इक्विवेलेंट वेट की बात करें तो वो होता है मॉलिक्यूलर मास डिवाइडेड बाय एन फैक्टर। ऑक्सैलिक एसिड की बात करें तो ऑक्सैलिक एसिड में एन फैक्टर जो होगा वो वैलेंसी से चेक करते हैं और ये आएगा 2। ठीक है, मॉलिक्यूलर मास आप चेक कर सकते हो, कार्बन 32 आएगा प्लस 2 और इन सभी को ऐड करके आपके पास बनेगा 126। तो 126 अपॉन 2 आप करोगे तो इसका आंसर आएगा बी 63। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 142, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वेस्ट फ्लोइंग रिवर। ठीक है, तो आपकी जो पहली 3 रिवर्स हैं पेरियार, भरतपुजा और पांबा, ये तीनों की तीनों जो हैं वो वेस्ट फ्लोइंग है, लेकिन तमरा पारनी जो है ये आपकी ईस्ट फ्लोइंग रिवर है। तो इसका सही आंसर है डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 143, विद तास्ता इनमें से किसका पुराना नाम है? तिस्ता, झेलम, तुंगभद्रा और भरतपुजा। तो देखिए, वितास्ता जो है वो बेसिकली वैदिक नेम है झेलम का, वैदिक या संस्कृत नेम। तो इसका सही आंसर है बी झेलम। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 144, रिवर शारदा ड्रेन्स इन द नॉर्दर्न प्लेन्स ऑफ उत्तर प्रदेश बिफोर एंटरिंग इन द प्लेन शारदा इज नोन एज। तो शारदा जो है वो नेपाल के थ्रू आती है, इंडिया में एंटर करती है। नेपाल में इसका नाम जो है वो महाकाली या फिर काली खड्ड नाम से जाना जाता है। तो इसका सही आंसर है सी काली। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 145, मिशन इंद्रधनुष इज रिलेटेड टू। आपके ऑप्शंस थे बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट, एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट, वुमेन एम्पावरमेंट या फिर फुल इम्यूनाइजेशन। तो देखिए, मिशन जो इंद्रधनुष है ये हेल्थ से रिलेटेड है, और स्पेसिफिकली बात करें तो फुल इम्यूनाइजेशन की बात हम मिशन इंद्रधनुष में करते हैं। तो इसका सही आंसर है डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 146, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर एनवायरमेंटल इफेक्ट्स ऑफ रोटेशन ऑफ द अर्थ। तो यहाँ स्टेटमेंट्स आप देख लेते हैं एक बार। पहली स्टेटमेंट है डेली और डायर्नल रिदम इन डे लाइट एंड एयर टेम्परेचर। तो ये सही स्टेटमेंट है। सेकेंड स्टेटमेंट कहती है फ्लो पाथ ऑफ बोथ एयर एंड वाटर आर टर्न्ड कंसिस्टेंटली इन अ साइडवर्ड डायरेक्शन।
तो ये एक गलत स्टेटमेंट है। इसका इफेक्ट रोटेशन ऑफ अर्थ से नहीं है, ठीक है, रोटेशन ऑफ इफेक्ट का ये कारण नहीं है, ठीक है। और लास्ट स्टेटमेंट है द मूवमेंट ऑफ द टाइड्स। टाइड्स की मूवमेंट रोटेशन ऑफ अर्थ से रिलेटेड है, तो इसका जो सही आंसर रहेगा वो रहेगा 1 एंड 3 ओनली। नेक्स्ट क्वेश्चन है 147। Who among the following historians have described the Quit India movement as a spontaneous revolution? तो क्विट इंडिया मूवमेंट को जिस हिस्टोरियन ने स्पॉन्टेनियस रेवोल्यूशन कहा था वो उनका नाम है C.F.G. हुचिन्स, ठीक है। F.G. हुचिन्स नाम के हिस्टोरियन हैं जिन्होंने इसे टर्म किया था स्पॉन्टेनियस रेवोल्यूशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर, इसके बाद आपके पास स्टेटमेंट क्वेश्चंस हैं जहां कोड जो हैं वो आपको पता होंगे। फर्स्ट कोड रहता है कि बोथ स्टेटमेंट करेक्ट एंड सेकंड इज अ करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ स्टेटमेंट 1। सेकंड कोड रहता है बी, दैट इज बी, वो बोलता है कि बोथ स्टेटमेंट्स आर इंडिविजुअली ट्रू, लेकिन बी जो है वो उसकी ए की फर्स्ट की करेक्ट स्टेटमेंट नहीं है या करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। सी आप पढ़ सकते हो कि स्टेटमेंट 1 सही है और डी कहता है कि सेकंड स्टेटमेंट सही है। तो फर्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 148। अबुल फाजल जो है शेप्ड, रिप्रेजेंटेड एंड आर्टिकुलेटेड द आइडियाज एसोसिएटेड विद द रीन ऑफ अकबर। तो अबुल फाजल जो है वो अकबर के बारे में उन्होंने काफ़ी लिखा है, ये एक सही स्टेटमेंट है। सेकंड है द क्वालिटीज ऑफ अबुल फाजल इम्प्रेस्ड अकबर हु फाउंड द फार्मर सूटेबल एंड एज एन एडवाइजर एंड स्पोक्स पर्सन फॉर हिज पॉलिटिक्स। ये भी सही स्टेटमेंट है और सेकंड जो है वो इसकी करेक्ट एक्सप्लेनेशन है, ठीक है। तो इसका कोड जो होगा वो होगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 149। 149 की बात करते हैं। 149 में फर्स्ट स्टेटमेंट है आपके पास किसान मैनिफेस्टो अडॉप्टेड बाय ऑल इंडिया किसान सभा इन अगस्त 1936 कंटेन्ड रेडिकल डिमांड्स। ये एक सही स्टेटमेंट है, ठीक है। 1936 का जो किसान मैनिफेस्टो है वो अडॉप्ट किया था ऑल इंडिया किसान सभा ने अगस्त में, और उसमें रेडिकल डिमांड्स थी लाइक ज़मींदारी जो है उसको अबॉलिश करना चाहते थे वो, और भी काफ़ी उसमें मांगे थी और रेडिकल डिमांड्स थी। सेकंड स्टेटमेंट कहती है द ऑल इंडिया किसान सभा वाज अ पार्ट ऑफ कांग्रेस। ये आपकी सही है स्टेटमेंट। दोनों की दोनों स्टेटमेंट जो हैं वो सही हैं, लेकिन सेकंड जो है इसकी वजह से फर्स्ट स्टेटमेंट जो है वो मतलब नहीं हुई थी और इसका रीज़न ये नहीं है, तो इसका सही आंसर रहेगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 150, लास्ट स्टेटमेंट है इस क्वेश्चन पेपर की। इसकी स्टेटमेंट 1 है द ब्रिटिश रूल्ड इंडिया थ्रू अ मॉडर्न ब्यूरोक्रेसी हेडेड बाय इंडियन सिविल सर्विसेज हुज मेंबर्स वर रिक्रूटेड थ्रू मेरिट बेस्ड ऑन ओपन कंपटीशन, ठीक है। ओपन कंपटीशन जो है वो एक चार्टर के थ्रू आया था, तो ये एक सही स्टेटमेंट है, ठीक है। ओपन कंपटीशन होता था, ऑल दो फेवर इंग्लिश पर्सन को ज़्यादा किया जाता है ओवर इंडियंस। सेकेंड स्टेटमेंट है इंडियन सिविल सर्विसेज वॉज बेस्ड ऑन द होल हार्टेड पार्टिसिपेशन ऑफ इंडियंस। तो ये भी सही स्टेटमेंट है, सॉरी ये आपकी गलत स्टेटमेंट है, इट वॉज बायस्ड ऑल दो। तो इसका सही आंसर जो रहेगा वो रहेगा सी, ठीक है। सेकंड स्टेटमेंट जो है वो गलत है। तो इसी के साथ ये वीडियो यहीं ख़त्म होती है। हमने जीके पोर्शन जो है वो 150 क्वेश्चंस तक कवर कर लिया है, 51 से लेकर 150 तक। अगर आपको कोई करेक्शन करवानी है, अगर आपको लगता है कि मैंने कोई आंसर गलत दिया है, प्लीज़ फ्री फील टू कमेंट। आप कमेंट करके मुझे बताइए और सोर्स ज़रूर साथ रखिए ताकि कंफर्म किया जा सके। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू ऑल।